हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 20 मार्च 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार आईक्यू चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे ही अनअकैडमी पे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा आप अनअकैडमी एप्लीकेशन पे जाइए, सर्च बॉक्स में टाइप करिएगा सुनील कुमार और सर्च करके मुझे आप वहां पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी हर क्लास को फ्री में देखने के लिए आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं स्टार आईक्यू। हर रोज रात को मेरी क्लास होती है दोस्तों। क्लास का टाइम मेरा है, एक रात को 8 बजे मिलेगी और एक रात को 11 बजे मिलेगी। आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा इन क्लासेस का जो आपका लिंक है वो भी टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पे अपलोड कर दिया जाता है टाइम टू टाइम। स्टार आईक्यू कोड का यूज करके आप अनअकैडमी पे इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं आप लोग इस कोड को, अगर कोई भी बैच लेना चाहते हैं तो। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन। और पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि हरियाणा के राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने आज कौन सवे अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन किया है। आज कहिए या 19 तारीख कहूंगा तो ज्यादा ठीक लगेगा, ठीक है ना। 19 तारीख को, 19 मार्च को अभी 35वां सूरजकुंड मेला है, इसका उद्घाटन किया है। बी ऑप्शन इस सवाल का ठीक है। हालांकि मैं इसको 2-3 दिनों से आपको पढ़ा रहा हूँ और आने वाले 4 तारीख तक पढ़ाता ही रहूंगा। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी वो आपके आगे आती रहेगी, क्योंकि जो ज्यादा चर्चा में है वहीं से ही सवाल बनेंगे। 35वां सूरजकुंड मेला है, 19 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में चलेगा। पार्टनर नेशन का नाम उज्बेकिस्तान है। पार्टनर स्टेट या यूटी का नाम जो है वो जम्मू और कश्मीर है, जेके है। हरियाणा के राज्यपाल जी बहुत मुख्य यहाँ पे अतिथि थे और के साथ में हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, इन दोनों ने जो है ना यहाँ पे उद्घाटन किया है। वैष्णो देवी मंदिर है, अमरनाथ मंदिर है, कश्मीर से वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करने वाले अपना घर हाउस बोट प्रदर्शन, मुबारक मंडी जम्मू, ये सारी चीजें जो है ना इस मेले की एक मुख्य आकर्षक था, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को उज्बेकिस्तान का भी थीम है, तो वहां पे अंतरराष्ट्रीय कलाकार तकरीबन 20 से ज्यादा देशों के कलाकार जो है ना यहाँ पे आएंगे। पार्टनर नेशन का नाम ही बताया है मैंने आप लोगों को उज्बेकिस्तान को क्लाइमेट कॉन्टिनेंटल वाला जो है ना वो कंट्री कहते हैं, क्योंकि ये उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान है, ये जो देश है इनकी जलवायु महाद्वीपीय जलवायु वाले देश हैं। गर्मी में अत्यधिक गर्मी पड़ेगी, सर्दियों में अत्यधिक सर्दी पड़ेगी यहाँ पे। अगला सवाल पढ़ाऊं तो हरियाणा में हल्दी प्लांट किस जिले में लगाया जाएगा। अपने आप में बहुत ही ज्यादा चर्चा वाला सवाल है ये। इस सवाल का सही आंसर रहेगा यमुनानगर। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। हरियाणा के यमुनानगर के रादौर के अंदर एकमात्र हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट जल्द ही स्टार्ट किया जा रहा है। 7 करोड़ से जो है ना ये तकरीबन पूरा बना है। हरियाणा का एकमात्र हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट 60 लाख रुपए से रादौर में जो है ना इसको प्लांट को स्टार्टिंग में स्टार्ट किया गया था इसे साल 2009 के अंदर। लेकिन सरकार और लोगों के बीच में थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप रहा था। एक्चुअली उस टाइम पे सरकार ने जब ये प्लांट लगा था तो ये घोषणा की थी कि 20 रुपए प्रति किलो की दर से किसानों से हल्दी खरीदेंगे, ऐसी घोषणा की थी। सरकार पर भरोसा करके किसानों ने तकरीबन 1200 हेक्टेयर में हल्दी लगाई भी, परंतु सरकार वादे से मुकर गई और 20 की बजाय 6 रुपए की दर से हल्दी खरीदी गई। सरकार पर धोखा करने का आरोप लगा, इसी करके किसानों ने हल्दी लगाना ही बंद कर दिया, जिस कारण रकबा 1200 हेक्टेयर से 354 हेक्टेयर पर आ गया। मतलब जहां लोगों ने 1200 हेक्टेयर में हल्दी लगाई थी वो तकरीबन 350 हेक्टेयर पे हल्दी लगाने वाले हो गए। और सरकार ने हल्दी बीज पर 50% अनुदान देने की भी घोषणा की थी, फिर भी जो है ना लोगों ने हल्दी नहीं लगाई, क्योंकि ये वाला जो मार्जिन रेट था वो बहुत कम हो गया था। 20 रुपए और कहाँ 6 रुपए डिफरेंस तो आपको बहुत बड़ा दिख ही रहा है। तो उस वजह से ये 2009 के बाद में ये प्लांट बंद ही पड़ा था। लेकिन अब दोबारा से जो है ना इसे स्टार्ट किया जा रहा है और इसे भावांतर भरपाई योजना में भी हल्दी को जो है ना वो शामिल कर दिया गया है। तो ये है अभी फिलहाल की चर्चा का विषय, जिसमें अब वर्तमान में 7 करोड़ रुपए लगे हैं। अगर आप लोग रेगुलर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो एक दिन याद होगा मैंने पढ़ाया था हरियाणा के HAU हिसार के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, उसमें भी हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट लगा है। सर दोनों में फर्क क्या है? आप तो ये एकमात्र कह रहे हैं, फर्क बताता हूं क्या है। ये ओरिजिनल वाला है, वो हिसार वाला बेसिकली प्रोसेसिंग प्लांट इन द सेंस कुछ ऐसा है कि अगर कोई किसान हल्दी लेके आता है तो उनको थोड़ा सा साफ करके बेचने लायक बना देना, वो था। और इसमें क्या होगा, यहाँ पे बेचने लायक तो बनाना है ही है, के अलावा सरकार खुद खरीदेगी और इस हल्दी के बाकी जो प्रोडक्ट वगैरह बनाए जाते हैं वो बनने की यहाँ पे सुविधा होगी।
तो दोनों में थोड़ा बड़ा फर्क है। और ये वाला ओरिजिनल प्रोसेसिंग प्लांट है, वो भी एक प्लांट है हिसार वाला, लेकिन वो सिर्फ किसानों की सहायता करने के लिए, ताकि वो मंडी में बेच पाए, बस उनको साफ सफाई करके। नॉर्मली क्या होता है कि आप मिट्टी वाली हल्दी लेके आते हैं, आप प्रॉपर साफ नहीं होती है, तो उसके मार्केट भाव कम मिलते हैं। और अगर उसको थोड़ा प्रोसेस कर दिया, थोड़ा साफ सुथरा कर दिया, नहला दिया उसको, समझ लो आप लोग, तो उसके थोड़े से पैसे किसानों को ज़्यादा मिल जाएंगे। यमुनानगर हरियाणा का वो जिला है जो ऑफिशियली उत्तराखंड से लगता है 11 किलोमीटर। हालांकि हरियाणा वाले तो ये बात नहीं मानते, लेकिन उत्तराखंड वाले की तरफ से बात मानी गई है 11 किलोमीटर। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से याद रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस जिले में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली बाजार की स्थापना की जाएगी? तो हरियाणा में मछली बाजार की स्थापना की जाएगी झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। सी वाला ऑप्शन जो है इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मछली बाजार की स्थापना की जा रही है। हरियाणा में मत्स्य उत्पादन पे पूरा फोकस है। हरियाणा में मत्स्य मंत्री का नाम है जेपी दलाल, जो कि भिवानी के लोहारू से जीते हुए हैं। मछली उत्पादन अतिरिक्त 70 लाख टन साल 2024 से 25 तक का बढ़ाना है। मछली निर्यात से लगभग जो है ना 1 लाख करोड़ रुपए वित्त वर्ष 2024-25 तक करने की संभावना है। मछुआरे और मत्स्य किसानों की आय दुगनी करने का भी लक्ष्य है। पैदावार के बाद जो नुकसान होता है 20 से 25% से घटा के 10% करने का जो है ना इस पे टारगेट रखा है। इस पे तकरीबन इसे जो है ना भारत के 21 राज्यों में स्टार्ट कर दिया गया, और जिसके लिए भारत सरकार ने 20,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए का निवेश करने की भी घोषणा की है इसके अंदर। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से याद रहना चाहिए। जिक्र मैंने यहाँ पे झज्जर का किया है, तो झज्जर के अंदर 2 मुख्य वन्य जीव अभ्यारण्य है। एक का नाम है भिंडावास, एक का नाम है खप्परवास। चाहे आप खप्परवास भूले बेशक, लेकिन भिंडावास जरूर याद रखें, क्योंकि इसको रिसेंटली जो आपका रामसर साइट है उसका टैग मिला है। हरियाणा में 2 ही रामसर साइट है, एक तो भिंडावास है जो 1000 एकड़ में फैली हुई है, और दूसरी आपको याद रखना है सुल्तानपुर है। झज्जर के पर्यटन स्थल में गोरैया है। अच्छा, आप लोग मुझे बता सकते हैं ये गोरैया दिवस कब मनाते हैं? बहुत गजब का हिंट है, आज की तारीख के आसपास का ये समझ लीजिएगा। गोरैया, ठीक है ना, कमेंट में लिख के बताइएगा ये वाला डे कब मनाते हैं। जो चिड़िया हमारे घरों में आजकल के दिनों में तुम्हें देखने को मिली होगी। मैंने कल परसों ही अपने घर में देखा होगा, छोटा सा घोंसला बना रही थी वो पुरानी वाली जो स्किन कलर वाली चिड़े, ठीक है। झज्जर की कंपनियां कौन सी है? झज्जर के बहादुरगढ़ में पार्ले बिस्किट की कंपनी है। झज्जर के बहादुरगढ़ में सूर्या सीमेंट है, इसकी भी कंपनी है। एक पैनासोनिक कंपनी जो जापान की है, मैं जो कैमरा यूज करता हूँ वो पैनासोनिक कंपनी का ही है। और रिलैक्सो चप्पल जो है ना वो भी झज्जर की ही है। स्टेडियम में एक जहां आराबाग स्टेडियम है। एक वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट अकादमी भी यहाँ पे है। और एक बहुत ज्यादा पेपरों में सवाल आता है, याद हो तो आपको, इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले की है? तो आंसर रहेगा झज्जर। और एक सवाल आता है महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले की है? तो भी आंसर उसका रहेगा झज्जर। झज्जर को हालांकि आप शहीदों का शहर तो कहते हैं, वो तो बात आपको याद रखना ही है। आपको अगर रिसेंट याद हो तो 100 करोड़ रुपए की लागत से तकरीबन यहाँ पे जो है ना 2-3 सेंटर स्थापित किए गए हैं, संग्रहालय स्थापित किए गए हैं। अगर आपको याद है कमेंट में लिख के बताइएगा। वो करंट अफेयर मैंने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ाया था, स्वामी दयानंद सरस्वती स्मृति वन, ऐसे करके कुछ याद आ रहा है आपको? लिख के बताइए कमेंट में। बाजरा व अन्य मोटे अनाजों में अनुसंधान के लिए किस जिले में एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? यह स्थापित किया जा रहा है हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। डी वाला ऑप्शन इस सवाल का ठीक है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी का गांव है जिसका नाम है गोकुलपुरा, उसमें 54 करोड़ रुपए की लागत से 63 एकड़ में जो है ना अनाज अनुसंधान केंद्र, जिसको आप कहोगे ग्रेन रिसर्च सेंटर इन भिवानी है, इसका शिलान्यास किया है। 2023 तक जो है ना संयुक्त राष्ट्र यूएनओ ने साल 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने नेशनल बजट पढ़ाया था तब भी आपको बताया था। मिलेट ईयर 2023 था हमारा, यूएनओ ने भी इसको घोषित किया है। तो सरकार ने क्या किया, इसके तहत बाजरे की ब्रांडिंग करने के लिए 50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता दी है। और साथ ही बाजरा और अन्य मोटे अनाज जैसे मक्का भी एक मोटा अनाज होता है, जवार भी मोटा अनाज होता है, इसके लिए भिवानी में एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की भी घोषणा कर दी। एक्चुअली वो हो ही रहा है। और आपको एक बात बता दूं, इससे होगा क्या, दक्षिण हरियाणा में पूरे राज्य में मोटे अनाज की किस्मों को सुधारा जाएगा। और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार है, इसके ही तत्वाधान में ये चलने वाला है।
तकरीबन मोटे अनाजों में जैसे आप लोग एक गवार को लगा लीजिएगा, मतलब गेहूं है, गेहूं हालांकि मोटे अनाजों में प्रॉपर तो नहीं आती है लेकिन इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। गेहूं है, मूंग है, गवार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, इनके जो बीज है ना इनको सुधारा जाएगा। इनके बीज है, इनके खाद है, कौन से प्रॉपर जो इनमें रोग आते हैं उस पर फोकस किया जाएगा। यही है मेन काम आपका, ठीक है। क्योंकि हमारे इस वाले क्षेत्र दक्षिण हरियाणा में ये अनाज होते हैं, कम पानी की फसलें होते हैं। ये उत्तर हरियाणा में तो इतने ज्यादा नहीं होते हैं। हिसार हो गया, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इन्हीं जिलों के दौरान। गेहूं प्रॉपर तो नहीं है लेकिन फिर भी इस क्षेत्रों में जो है ना इसके बीज की सुधार के लिए भी बात कही गई है। आपने भिवानी का जिक्र किया तो मैं भिवानी के बारे में थोड़ी बातें आपको बताता हूं। एक तो याद रखिएगा 1893 में भिवानी में पहली बार नहर लाई गई थी। एक 1933 में भिवानी में वाटर वर्क्स स्थापित किया गया था। 35 में गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था से पक्की नालियां जो है ना यहाँ पे स्थापित की गई। 1881 में रेल लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ। यह रेल लाइन रेवाड़ी से बठिंडा के बीच जो है से वो निकाली गई थी। 1883 में रेल यात्रा यहाँ प्रारंभ हो गई थी। 1992 में उग्रसेन के प्रयासों से भिवानी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना हुई। 1948 में बड़ा डाकघर भी खोला गया था। 1948 में टेलीफोन ऑपरेटर की सुविधा भी भिवानी में आई। 1957 में पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा श्री सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला की स्थापना हुई। 1968 में पंडित सीताराम शास्त्री द्वारा ब्रह्मचार्य आश्रम की भी स्थापना की गई थी यहाँ पे। अगला सवाल है कि हरियाणा के अंदर ईटीटी से पैदा होने वाले बछड़ों के लिए कितने रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 10,000 रुपए का। अब आप बताओ सर ये ईटीटी क्या होता है? देखो ईटीटी का मतलब होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होती है। ये पशुओं में नस्ल सुधार के लिए ये एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें पशुपालन किसानों को देसी नस्ल के दुधारू पशुओं में ईटीटी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और अगर इससे कोई बछड़ा पैदा होता है तो उस किसान को 10,000 रुपए दिया जाएगा। ये ऐसा नहीं कि पशुओं में भी होता है, हम इंसानों में भी होता है, ठीक है। किस तरीके से होता है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इसका टेक्निक है, जैसे इसको आप लोग ना आईवीएफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी जाना करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि फीमेल के अंदर सबसे बड़ी सेल का नाम एग सेल होता है, मेल में सबसे छोटी सेल का नाम स्पर्म यानी कि शुक्राणु होती है। इनका फर्टिलाइजेशन कई बार नॉर्मली जो है ना जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है या सेक्सुअल इंटीमेसी के दौरान नहीं हो पाता है, तो क्या जाता है, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोगों ने टेस्ट ट्यूब बेबी सुना होगा, तो एग लिया जाता है, स्पर्म लिया जाता है और जो इनका फर्टिलाइजेशन बेसिकली फैलोपियन ट्यूब में होता है उसे वो बाहर ट्यूब में ही कर देते हैं, मतलब एक एम्ब्रियो तैयार कर देते हैं, जाइगोट और एम्ब्रियो तैयार कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, आईवीएफ टेक्नोलॉजी इनवर्टो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से क्या करेंगे, उससे जो है ना बेसिकली फीमेल का जो आपका यूट्रस होता है, जो गर्भ होता है, उसमें चिपका दिया जाता है। ये देखिएगा मैंने एक फोटो के माध्यम से बता रहा हूं, एक सिरिंज के माध्यम से यहां पे इस भ्रूण को जो है ना चिपका दिया जाता है। अच्छा, जब ये से चिपकाया जाता है तो बेसिकली कुछ बदलाव आते हैं, जैसे 2 से 5 दिन के अंदर जो आपका एम्ब्रियो होता है वो गर्भाशय यानी कि यूट्रस की दीवारों से जुड़ने की कोशिश करता है, चिपकेगा, बाद में हो सकता है यहाँ पे मिसकैरेज भी हो जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के 9 से 11 दिनों के बाद में जो है ना वो ब्लड टेस्ट भी करवाया जाता है। स्पेशली एम्ब्रियो ट्रांसफर के टाइम में कई सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि थकान बहुत ज्यादा होना, फीमेल के जो पीरियड्स है वो मिस हो जाना, मूड बड़े स्विंग होते हैं, बार बार यूरिनेशन होता है, पेशाब बार बार आता है, हो सकता है कि ब्लीडिंग भी होने लग जाए, शरीर में जकड़न हो या कहीं सूजन स्वेलिंग आ सकती है। ऐसे ही सिम्टम जो है ना वो पशुओं में देखने को भी मिलते हैं। तो ऑलमोस्ट सेम सा ही है ये। और आजकल आप लोगों ने देखा होगा लोग सैरोगेसी को अपना रहे हैं। देखो क्या हो रहा है, अभी मैं आपको थोड़ा करंट अफेयर की चर्चा की कोशिश करूं ना, तो लोग बच्चा पैदा करना नहीं चाह रहे। पहली तो बात ये है, देखो शादी ही लेट कर रहे हैं। पहली तो बात ये है, मान लेते हैं कि 35 साल के बाद में कोई शादी करता है, 35 से 40 साल की उम्र में शादी करता है, तो वैसे भी साइंटिफिक तरीके से जो है ना वो संतान पैदा करने के लिए सही एज नहीं है। ठीक है, कर ली है, अब 35 साल की उम्र में शादी की है, उसके बाद में आजकल का कल्चर है चलो जानू घूमने चलते हैं, वहां घूम के आए, आ जाओ वहां पे, मेरा बेबी, मेरा सोना, मेरा बाबू, मेरा जादू, मेरा टोना। आजकल लोग घूमते हैं फिरते हैं, 4-5 साल वैसे बिता देंगे। चलो 35 साल की उम्र में शादी की है, 2-3 साल कहते गैप चाहिए हमें, 3 से 4 साल का गैप कर दिया। अब उम्र लगभग हो गई भैया 40 साल, अब कहते हैं हमें बच्चा पैदा करना है, लेकिन बॉडी तो आपकी उसको अलाउ नहीं कर रही है ना। अब क्या है कि एक्चुअली जाइगोट नहीं बन पाता है या एम्ब्रियो का निर्माण ही नहीं होता है, क्योंकि यूट्रस जो है ना उसकी दीवारें सख्त होंगी तो ठीक है, एक उम्र के बाद में महिला की यूट्रस की दीवारें, गर्भाशय की दीवारें ढीली पड़ जाती है, इसके ऊपर एम्ब्रियो चिपक नहीं पाता है। जरूरी है कि महिला में प्रॉब्लम हो, मेल के स्पर्म काउंट है वो भी घट जाते हैं, कम हो जाते हैं।
ये मिलियन बिलियन में होने चाहिए, तो वो घट जाएंगे सर्विस एरिया के अंदर। ये सर्विस एरिया होता है, यहाँ इन्फेक्शन बहुत होता है फीमेल के विजानिया वाले इलाके के अंदर, ओवरी विजानिया वाले इलाके में, तो यहाँ पे वो जो है आपके भ्रूण स्पर्म है वो खत्म ही हो जाएंगे। तो इस करके फिर उन्हें सहारा लेना पड़ता है आईवीएफ टेक्नोलॉजी का, मतलब बाहर से ही वो फैलोपियन ट्यूब वाला काम यहाँ पे चिपका दिया जाता है भ्रूण को। आजकल लोग सैरोगेसी को अपना रहे हैं, कहते हैं यार कौन मतलब जो है ना अपनी बॉडी को खराब करे और करे, एक काम करते हैं कि किराए की कोख जिसको बोलते हैं, किसी कोई और ही बच्चा पैदा कर दे। रिसेंटली प्रियंका चोपड़ा वाला केस सुना होगा तुमने, ठीक है ना, शाहरुख खान गौरी खान का बेटा अब्राहम खान, वो भी एक सैरोगेसी ही बेबी है, किसी और माँ के गर्भ में। एक मूवी देखना तुम, चोरी चोरी चुपके चुपके, उसके अंदर भी ये सेम टेक्नोलॉजी दिखाई गई है। ठीक है सर, हो गया ये। सरकार ने रिसेंटली साल 2019 में लोकसभा में एक बिल पास किया था, जिस बिल का नाम था ART बिल। ART का फुल फॉर्म होता है असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। 5 साल तक याद रखिएगा, 5 साल तक, जो शादी होने के 5 साल के बाद तक जो है ना वो बच्चा पैदा आप एम्ब्री इससे जो सैरोगेसी टेक्नोलॉजी से जो है ना वो उसके बाद ही करोगे, ऐसा नहीं कि पहले। मतलब लोग क्या करते हैं, शादी होने के 1 साल के बाद ही जो है ना बच्चा पैदा करवा लेते हैं इस सैरोगेसी से। लेकिन ART असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल 2019 पास किया गया 2021 के अंदर। तो कहा गया कि भाई शादी होने के 5 साल बाद ही इसे अपनाओगे आप लोग। हमारे दुनिया में एक सबसे अमीर आदमी है जिनका नाम है एलन मस्क, अमेरिका के हैं। उन्होंने एक नए लेवल पे गेम खेल दिया। उन्होंने क्या कहा, कहते रुको फिर कोई टेंशन नहीं है, सैरोगेसी नहीं करवाने दे रहे ना आप लोग। उन्होंने सिंथेटिक वॉम्ब बना दिया। सिंथेटिक वॉम्ब, वॉम्ब का मतलब क्या होता है, कृत्रिम गर्भ। कोई टेंशन नहीं है, आप मशीन बच्चा पैदा करके देगी, बच्चा आप ही का है वो, ठीक है ना, बच्चा आप ही का है। मतलब क्या है कि स्पर्म लिया जाएगा मेल का और एग लिया जाएगा फीमेल का, उसे जो है ना आईवीएफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से मशीन में रख दिया जाएगा। अब सर ऐसा क्यों किया गया, देखो होता क्या है, भारतीय कल्चर के अनुसार सैरोगेसी जब करवाते हैं तो फीमेल के गर्भ में जब बच्चा रहता है, कोई बच्चा पाल रहा होता है, तो कहते हैं कि जो जो वो दिखती है, जो जो वो सुनती है, वैसे वैसे बच्चे के लक्षण आते हैं। भारत में उड़ीसा बिहार में थोड़ा ये ज्यादा हो रहा है। और वहां पे मतलब थोड़ा आपको पता है कि कैसा कल्चर है, ए बबुआ का आथू, ऐसे पान वाला कल्चर है, कुछ इस प्रकार का कल्चर ना आ जाए, तो करके कहते हैं सिंथेटिक वॉर्म में बच्चा पैदा करवा लो। तो कुछ इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है। खैर मैं ज़्यादा आपको बता गया, आप लोग इस चीज़ को थोड़ा याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये पूरी टेक्नोलॉजी है, सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ। आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, नारनौल का प्राचीन नाम क्या है, एक ये सवाल बताइए। एक ये सवाल बताओ, कोरवी मूलतः किस मुख्य बोली का प्रारूप माना जाता है। एक सवाल बताओ, हरियाणा भाषा को किस मुख्य बोली का प्रारूप माना जाता है। एक बताओ, लेडी हैली हॉस्पिटल की स्थापना किसने की थी। और एक सवाल और बताओ, हरियाणा सरकार के द्वारा समीप किसके समीप काला अम्ब नामक स्थान जो है ना इसको स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। बताना इन सवालों के सही जवाब। कल फिर मिलूंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। एक छोटा सा डाउट आपका हो सकता है, सर 7 बजे करंट अफेयर देते थे, उसका क्या हो गया, ये तो दिन के 11-12 बज गए। भैया क्या करें, होली का त्योहार था तो करंट अफेयर हरियाणा के मिल ही नहीं रहे हैं। बड़ी मुश्किल से यार बैठा रहता हूँ मैं तो करंट अफेयर ढूंढने के लिए। अगर आपको किसी को न्यूज़ मिलती है तो मुझे दे दीजिएगा। अगर करंट अफेयर क्वेश्चन मिलते ही मैं अपलोड कर देता हूँ। आज बड़े ही मुश्किल से मिले हैं ये 5 क्वेश्चन मुझे। खैर हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड विद स्टार IQ।